मॉर्निंग एवरीवन। निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयोग की नई भूमिका है, थोड़ा इसको देख लें, जो कल भी मैंने आपको बताया था। जो निर्वाचन आयोग की समकालीन भूमिका है, जो इलेक्शन कमीशन की समकालीन भूमिका है, अगर उसको देखा जाए तो अब देखो, एक तरफ तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जो कल हमने आपको बता दिया था। तो चुनाव आचार संहिता, ये तो इलेक्शन कमीशन का मूल काम है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू करना, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह भी आगे बढ़ाया कि ईवीएम का प्रयोग किया जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे कह सकते हो आप ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस, आप गवर्नेंस के पार्ट पढ़ते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इसका मतलब है कि आज की दुनिया में मशीन के द्वारा, बैलेट पेपर के बजाय मशीन का प्रयोग होने लगा, और मशीन के द्वारा आसानी से चुनाव की तैयारी हो जाती है, और स्वाभाविक रूप में मतों की गणना आसानी से हो जाती है। नहीं, पहले तो मतगणना करने के लिए 3-3, 4-4 दिन लगते थे, परिणाम 3-4 दिन में आता था। अभी तो 2-2, 4-4 घंटे में परिणाम आ जाते हैं। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं ने बार बार ये आरोप लगाया था कि ईवीएम में थोड़ी खामी है, ईवीएम ठीक नहीं है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 10 पॉइंट बताए थे। तो देखो दोस्तों, ये यानी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो हमारे यहाँ ईवीएम बनाती है, भारत सरकार की संस्था है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर को बुलाया, और इलेक्शन कमीशन ने कहा भी था विपक्षी दलों के नेताओं को, आप आइए और इस बात को कोई प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो मान लेंगे। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 10 पॉइंट का प्रयोग किया था, 10 बिंदुओं का, 10 स्टेप का यूज़ किया था। तो बाकायदा, क्योंकि ईवीएम के प्रयोग होने के पहले हर ईवीएम का मॉक टेस्ट होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को बुलाया जाता है, बाकायदा इसका मॉक टेस्ट, यानी उसमें वोट देकर ये टेस्ट किया जाता है कि ईवीएम ठीक है, गलत है। उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इनवाइट किया जाता है। इस मॉक टेस्ट के बाद बाकायदा ईवीएम को सील किया जाता है, बंद किया जाता है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी की निगरानी में होता है। इसके सील करने के बाद फिर जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ईवीएम भेजता है, वहाँ बाकायदा निगरानी होती है। और चुनाव के बाद जहाँ ईवीएम रखा जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम। तो वहाँ सील बाकायदा इलेक्शन कमीशन लगाता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा अलग अलग ये सील लगाई जा सकती है। और जब सील खोलते हैं तो बाकायदा हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को देखने का भी अधिकार है। और अभी तो इस बात को पारदर्शिता बढ़ाए रखने के लिए ईवीएम में वीवीपैट, यानी वोटर ऑडिट पेपर ट्रायल, VAPT, वोटर ऑडिट पेपर ट्रायल। तो या वोटर वेरीफाइड ऑडिट पेपर ट्रायल। वोटर वेरीफाइड, या कह सकते हो पेपर ऑडिट ट्रायल। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, VVPAT। इसका मतलब है, अब VVPAT सिंपल सा मतलब है कि जो कोई वो व्यक्ति वोटिंग मशीन में अपना वोट दायर करेगा, अपना वोट पहचान में देगा, या फिर बटन को प्रेस करेगा, तो बाकायदा वहाँ से पर्ची आ जाएगी। इसका मतलब ये पारदर्शिता दिखाने के लिए किया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बात दिखाई जाती है पहले से भी कि वीवीपैट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये हर ईवीएम में वीवीपैट का प्रयोग अभी नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी, जब ईवीएम को मॉक टेस्ट के लिए इसमें 1000 वोट डाले जाते हैं, तो किसी भी ईवीएम, मान लो का कमरे में 300 ईवीएम रखे, किसी भी ईवीएम को रैंडमली निकाला जाता है, जिससे प्रमाणित हो जाए कि भाई यहाँ से हमने एक ईवीएम निकाल लिया, 4 फीट से दूर फिर एक ईवीएम निकाल लिया।
इससे प्रमाणित होता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। तो इलेक्शन कमीशन बताता है कि हम पारदर्शी तरीके से इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में कोई पक्षपात नहीं है, फ्री एंड फेयर है, इसीलिए सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अभी आप देखोगे, अब तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग इतना है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो ये भी हो रहा है कि कैसे मतदाताओं के पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपको वोटिंग यहाँ पे है, इस नंबर पे है। तो लगातार इसे हम ई गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तीसरी बात अभी आप देखोगे, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, मतदाता जागरूकता अभियान कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी इलेक्शन कमीशन ने अपने ब्रांड एम्बेसडर का निर्माण किया है, मतदाता जागरूकता अभियान कर रहा है। इसका मतलब है कि केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाना केवल यही इलेक्शन कमीशन काम नहीं है, बल्कि वो बड़ी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है, मतदाताओं को जागृत कर रहा है। और अलग अलग राज्यों में ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। कई बार फिल्म अभिनेताओं खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है कि लोग आके वोट करें। भाई, वोट अपने आप में एक बड़ा अधिकार है लोगों का। लेकिन आप देखोगे भविष्य में क्या करना चाहिए या भविष्य की इलेक्शन कमीशन की रणनीति क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें कई चीज़ें अपनाई जा सकती है। भविष्य की रणनीति इलेक्शन कमीशन क्या भविष्य में करे, भविष्य की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अब देखोगे, अब इलेक्शन कमीशन भविष्य में क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। तो दोस्तों, कमाल की बात है, दलों में आंतरिक लोकतंत्र। इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को लिख सकता है कि वो अपने चुनाव कराए। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को ये बात लिखी भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ दलों में चुनाव नहीं होता। इसका मतलब कांग्रेस से सारे कार्यकर्ता मिलकर चयन करें कांग्रेस के प्रेसिडेंट का। क्षेत्रीय दल तो बिल्कुल चुनाव नहीं करते। इसलिए इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 51 में लिखा भी गया है कि राजनीतिक दल समय समय पर अपना चुनाव करते रहे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई विशेषाधिकार नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो आंतरिक लोकतंत्र का मतलब होता है पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की पार्टी ही अलोकतांत्रिक। ये लोकतंत्र का भारत में बड़ा विरोधाभास है। तो पहली बात यह है, दलों में आंतरिक लोकतंत्र को और प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा जो मामला बार बार आ रहा है, आप देखोगे कि हमारे चंदा देने का जो सिस्टम फिलहाल बनाया गया है अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो चंदा जा रहा है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस तरीके से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड, जो चुनावी बॉन्ड जो दिए गए हैं, यदि उच्चतम न्यायालय के सामने ये याचिका अभी भी पड़ी हुई है चुनावी बॉन्ड का। अब चुनावी बॉन्ड की याचिका पड़ी हुई है क्योंकि हकीकत की बात यह है कि ये 2017-18 के बजट से लाया गया और इलेक्शन में फंडिंग कैसे हो, ये मामला हमेशा विवाद का विषय रहा है। अब दोस्तों देखो, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए तारकुंडे समिति बनी थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी, जस्टिस तारकुंडे थे। इंद्रजीत गुप्ता साम्यवादी पार्टी के नेता थे। तारकुंडे समिति आई, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी आई, तमाम कमेटीज़ बन चुकी हैं। और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने तो कहा भी था कि पार्टी को फंडिंग किया जाए, पैसा दिया जाए, यानी दलों को सहायता भी दी जाए। अब उन्होंने कहा दलों को सहायता कैसे दी जाए, फिर तो फर्जी दल आ जाएंगे, भाई पैसा लेने के लिए पार्टी बना लेंगे। तो कहा गया था नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी जाए, लेकिन वो कैश के रूप में ना हो, वो सुविधाओं के रूप में हो। सुविधा के रूप में का मतलब है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस मिल जाए, चुनाव प्रचार के लिए टेलीविज़न पाने का समय मिल जाए, या उनको कुछ मतदाता पहचान पत्र की छपाई करके दे दी जाए। तो इस तरीके से प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अब इसमें समस्या क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है जैसे हम इंदिरा विकास पत्र खरीदते हैं, LIC में कोई हमने खरीद लिया बॉन्ड, तो हमने 10,000 रुपये जमा कर दिया, उसके बदले में बॉन्ड मिल गया, और वो जब हमारा पूरा होगा तो 5 साल बाद 6 साल बाद वापस कर सकते हैं। वैसे ही कोई भी आम भारतीय नागरिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये अलग अलग बॉन्ड जारी करेगा। SBI अलग अलग बॉन्ड जारी करे, कोई व्यक्ति खरीद सकता है। इसका मतलब हमने वो बॉन्ड खरीद लिया तो वो उतना पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी को चला जाएगा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि इससे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिल रहा है, जो कि अब उसमें कहा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 1% मत भी पा रही हैं, उनको ही पैसा मिलेगा। पहली बात ये है। दूसरा बात, पैसा देगा कौन? भाई, हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन उच्चतम न्यायालय ने कहा है हमें जानने का अधिकार है। तो जानने का अधिकार है तो स्वाभाविक रूप में
हमें तो ये भी जानने का अधिकार होना चाहिए किसने चंदा दिया। आज की डेट में ये बात केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है, यानी किसी अगर बीजेपी किसी ने चंदा दिया हो तो बीजेपी को पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने चंदा दिया, आम जनता को नहीं पता चलेगा। तो लोग कहते हैं भाई ट्रांसपेरेंसी खिलाफ है, और इससे क्या हो रहा है, फर्जी पार्टी को चंदा मिल सकता है पहला, दूसरा किसी एक पार्टी को ही सब ज़्यादा चंदा मिल सकता है। और अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, चंदा तो बिना किसी उद्देश्य के दिया नहीं जाता, तो जो पार्टी चंदा देगी कहीं ना कहीं सरकार पर उसका प्रभाव पड़ेगा, इससे तो आम आदमी फिर चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अभी ये मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है, और जिस दिन उच्चतम न्यायालय के सामने आ जाएगा वही करंट अफेयर बन जाएगा। तो मामला क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मामला क्या है, चुनाव में पारदर्शिता। मामला क्या है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाना। मुद्दे एक ही जैसे रहेंगे दोस्तों, मुद्दे घटना के हिसाब से नहीं बदलते, और हमें मुद्दे पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। और आप भविष्य में देखो दोस्तों, भविष्य में दलों में आंतरिक लोकतंत्र, यानी दल के अंदर भी चुनाव समय समय पर होता रहे, ये इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, इस बात को हम भूल नहीं सकते कि किस तरीके से आपराधिक तत्वों को पार्टी में कम किया जाए, और इसके लिए क्या होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को और रिफॉर्म करना चाहिए। जैसे आज भी आप देखो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन कह रहा है साथ साथ चुनाव करवाइए, अच्छी बात है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ हों, अच्छा है, पैसा बचेगा, प्रशासन की सहूलियत होगी। लेकिन उसके साथ जो एक और बहुत बड़ी बात है, उसके साथ एक जो बड़ी बात आती है, ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं, हत्या, डकैती, अपराध, लेकिन न्यायालय के द्वारा मामला पोस्ट नहीं हुआ, उनको भी लड़ने से बैन कर दिया जाए, उनको भी चुनाव लड़ने से रोका जाए। और आज भी दोस्तों देखोगे, हमारे यहाँ एक बड़ी बेकार की सिस्टम है कि हमारे कोई भी व्यक्ति आज भी 2 लोकसभा सीट से 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? यानी कई बार तो ऐसा दिखता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे में सारे सिस्टम बना के रखती है। एक तो आप कह रहे हो कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, अब आपने एक नेता को 2 सीट से चुनाव लड़वाया, तो 1 सीट से चुनाव जीता, अब दूसरी सीट खाली हुई, तो दूसरी सीट खाली हुई तो फिर से उसी सीट पे आप चुनाव करवाओगे, पैसे की बर्बादी फिर से हुई। इसका मतलब है कि भविष्य में अभी भी इलेक्शन कमीशन को चुनाव सुधार करने हैं, चाहे जिससे आपराधिक तत्व चुनाव में आने से रुकें, और किस प्रकार चुनाव फ्री एंड फेयर हो, और ऐसी प्रवृत्तियां खत्म की जाए निर्वाचन में जहाँ पे कि किस तरीके से सत्ताधारी दल या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिलता है। और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है पारदर्शिता। आज भी हमें पता नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कहाँ से हो रही है, और ये बड़ा मुद्दा है। भाई देखो दोस्तों, आदमी हार्ड वर्क करता है तो आजीविका कमाता है, और यहाँ तो कठिन कमाई करने वाले IAS अधिकारी से पूछो आप, जितना पेमेंट पाएंगे 100 रुपये पाएंगे, 30 रुपये टैक्स दे देंगे सरकार को। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत किसी ने कहा पॉलिटिकल पार्टी को जनता कहाँ से आता है, बताओ, यही बताने तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये बात होता है बार बार हमारे यहाँ, डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, आम आदमी के लिए डिजिटल इकोनॉमी है, तो ये सिद्धांत पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी तो लागू होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि हम तो इनकम टैक्स के सामने अपना ब्यौरा देते हैं। दोस्तों हम वो बात नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स के सामने वो ब्यौरा देते हैं चुनाव खर्च में होता है। और ये भी आपको बता दें कि चुनाव खर्च की जो सीमा लगाई गई है कि मान लो कि एक लोकसभा सांसद 70 लाख रुपए खर्च करेगा, तो उसमें जो पार्टी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो नहीं जोड़ा जाता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, 70 लाख उसका निजी कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बाकी लोगों ने जो दिया वो जोड़ा नहीं जाता। इसका मतलब इसमें ही बड़ा लूपहोल है। इसका अभिप्राय है कि भविष्य में इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। दोस्तों इन चैलेंजेस के बावजूद आज भी हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। 17 लोकसभा चुनाव कराना भारत जैसे विशाल देश में अपने आप में किसी कमाल से कम नहीं है, क्योंकि आप देखो पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, तो अभी बांग्लादेश में आप देखना 2024 में वहाँ भी चुनाव होगा। जब भी बांग्लादेश में चुनाव की बात आती है तो लोग कहते हैं अंतरिम सरकार बने। इसका मतलब वहाँ सरकार के जो सत्ताधारी दल है वो हटे तब चुनाव हो। हमारे यहाँ ज़रा सोच के देखो, सत्ताधारी दल जो होता है उसी के अंतर्गत चुनाव होता है, फिर भी फ्री एंड फेयर होता है। ये इलेक्शन कमीशन का कारण ही तो है। तो भारतीय लोकतंत्र को प्रभावी बनाने में निर्वाचन आयोग की बड़ी भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी भविष्य में इन सुधारों की आवश्यकता है और होती भी रहेगी। दोस्तों यही निष्कर्ष है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन समाप्त। और हम अपने टॉपिक का अंतिम टॉपिक आपको बता दें कि अपने पूरे सिलेबस का अंतिम टॉपिक वो है नागरिकता। आपने कहा था नागरिकता, मैंने बता दिया। अब दोस्तों
इसी के साथ हमारा पॉलिटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है नागरिकता। अब आप पूछोगे नागरिकता सबसे पहले मैंने लास्ट में क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों आप याद रखो, हर टॉपिक का अपना महत्व होता है, लेकिन मानो नागरिकता के टॉपिक का उतना महत्व नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कभी विवाद आ जाए तो भले एक बार सवाल पूछ लिया गया था, तो हम पढ़ते समय प्राथमिकता तय करते हैं, क्वेश्चन पेपर देख के, सिलेबस देख के, कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक बार बार आ सकते हैं, उन सिलेबस को देख के फिर हम प्राथमिकता तय कर लेते हैं कहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब जरा देखो, इसलिए हम नागरिकता को सबसे लास्ट में ला रहे हैं जबकि है टॉपिक के पहले। इसका मतलब है कुछ टॉपिक को इतना एक बार सरसरी निगाह से देख लिया, कुछ टॉपिक को बड़ी गंभीरता से देखा। तो अगला है नागरिकता, सिटीजनशिप। दोस्तों नागरिक होना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नागरिक होने और न होने का दर्द उन लोगों से पूछिए जो अपने देश से मारे फिरे रहे। और कहा जाता है समाज में आप रहे न रहे आपकी मर्जी है। भाई आज आप मेरठ से खाप पंचायत छोड़ के दिल्ली आ जाइए, समाज कुछ नहीं कर सकता। समाज का मतलब विद्यालय, विश्वविद्यालय। भाई आप किसी विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे हैं, एनजीओ में नहीं जा रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप राज्य के भाग में न रहें, ये संभव नहीं है। राज्य के अंतर्गत तो आपको रहना ही पड़ता है। नहीं, राज्य की सदस्यता कुल मिलाकर अनिवार्य है। अब नागरिकता का दर्द पूछना हो दोस्तों तो यूक्रेन के नागरिकों से पूछिए जो पोलैंड में और हंगरी में मारे फिर रहे हैं। और कई बार दोस्तों ऐसा है जो चीज़ हमें मुफ्त मिल जाती है उसकी हम कीमत नहीं समझते। लेकिन हकीकत की बात है, नागरिकता का इतना बड़ा अध्याय है, इतना बड़ा महत्व है। जब हम विदेशों में यात्रा के लिए जाते हैं, पता चला कि हमें फिर अपने वीज़ा में लिखवाना पड़ता है भाई यहाँ हम यात्रा में जाएंगे, हम हर जगह नहीं जा सकते और हम बार बार नहीं जा सकते। अगर आप पता चला महीने में 5 बार यात्रा कर रहे हैं किसी देश की, तो सवाल पूछ लेगा भाई क्यों इतना यात्रा कर रहे हो। लेकिन हम नागरिक हैं दोस्तों, कहीं आए कहीं जाए। और हकीकत की बात है, अगर इंडिया में डेमोक्रेसी है दोस्तों, तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पहले हम प्रजा थे। बात ध्यान सुनने की आवश्यकता है। पहले हम सब्जेक्ट थे, प्रजा थे, लेकिन प्रजा से हम क्या हो गए? नागरिक। इसलिए नागरिक शब्द ही जुड़ता है अधिकारों से। नागरिक होने का मतलब क्या है? हमें कुछ अधिकार मिले हैं। और नागरिक का मतलब है एक राज्य की सदस्यता। नागरिक होने का मतलब क्या होता है? हमें अधिकार मिले हैं। पहला, हम एक राज्य के सदस्य हैं, क्योंकि दोस्तों समाज के बिना रह सकते हैं, राज्य के बिना नहीं। और अधिकार तो हमने बता ही दिया। अधिकार का मतलब हम दावा करते हैं किसी के खिलाफ। अधिकार का मतलब हमने दावा किया, हमें व्यक्तित्व विकास के लिए सुविधाएं चाहिए। तो राज्य के अधिकार कैसे मिलते हैं? राज्य के सदस्य होने के कारण। और नागरिक होने का पहचान यही है। तो दोस्तों नागरिक का मतलब है कि एक तरीके से जैसे अगर मान लो कि राज्य हमारी कोई कंपनी है, तो आप समझते हो नागरिक का उस कंपनी में हर नागरिक का समान शेयर होल्डर है। कितनी बड़ी बात है। अगर हमने राज्य को एक कंपनी जैसा मान लिया आधुनिक भाषा में, तो आप देखो दोस्तों हर नागरिक का उस राज्य में समान शेयर है। क्यों? हर नागरिक को वोटिंग राइट है। हर नागरिक को, आप संविधान पढ़ चुके हो तो दोस्तों लिखा ही होता है कि नागरिक होने का फ़ायदा क्या है। नागरिक होने के ही तो फायदे मिलते हैं कि आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अब यूक्रेन का कोई व्यक्ति गोवा में आ गया और पता चला कि भारत, और पता चला तब तक रसिया यूक्रेन के बीच संघर्ष हो गया। अब यूक्रेन के किसी नागरिक को लगे चलो भाई लगे हाथ हम भी कोई संसदीय चुनाव लड़ लेते हैं, भारत में बड़ा चुनाव हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। और दोस्तों यहाँ पे देखो कितना भी पैसे वाला व्यक्ति अमेरिकी नागरिक यहाँ जाए वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। पद का तो महत्व होता है दोस्तों। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पैसे और पद का महत्व अलग अलग है बच्चों। पैसे का तो व्यापारी भी कमा लेता है, लेकिन जो राष्ट्रपति पद है दोस्तों, हिंदुस्तान में आप गिनोगे तो राष्ट्रपतियों के नाम बार बार आते हैं। तो राष्ट्रपति बनना या किसी न्यायाधीश बनना, सांसद बनना, इस सब के लिए आवश्यक क्या है? क्योंकि अब नागरिक होने चाहिए। कितनी बड़ी बात संविधान में निर्माताओं ने कही। तो नागरिक होने के फायदे। और दोस्तों कहा भी जाता है कि तो हम केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए थोड़ी जीते हैं, तो सम्मान के लिए जीते हैं, गरिमा के लिए जीते हैं।
रोटी कपड़ा मकान लेना है तो आदमी की प्राथमिक आवश्यकता रही, और उसके बाद तुम आगे भी बढ़े। तो नागरिक होने के इतने फायदे नहीं है, बल्कि आपको ये भी पता है कि मान लो कोई यूक्रेन का व्यक्ति भारत में आ जाए और सोचे कि चलो भाई यूक्रेन का व्यक्ति भारत में आ गया है तो लगे हाथे यूपीएससी का फॉर्म ही भर ले, लोग बता रहे हैं बड़ा अच्छा एग्जाम होता है। तो आप याद रखिए, नागरिक को ही अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 16 उपलब्ध होगा। आर्टिकल 16 ये नागरिकों के लिए है, विदेशी हमारे राज्य की सेवाओं में भागीदारी नहीं कर सकते। इसे कहा भी जाता है कि जब हम किसी भूभाग को बांटते हैं तो सामान्य क्या होता है, विदेशी और नागरिक ये दो कैटेगरी होती है। विदेशी मतलब एलियन, अच्छा एलियन का मतलब वो नहीं जो आसमान आसमान से आते हैं, एलियन का सीधा मतलब है जो विदेशी है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16, अब अनुच्छेद 19 तो केवल देशियों को मिलेगा। तो नागरिक होने का फायदे क्या है? अरे दोस्तों, किसी विदेशी आदमी को है तो बोलो तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगेगा। अरे हमारे समाज को नहीं जानता, और पता चला कि हमारी व्यवस्था को नहीं जानता, वो तो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ भी बोलने लगेगा, तो देश की एकता अखंडता खतरे में आ जाएगी। इसलिए कई बार बीबीसी को भारत में आगे बोलने का अधिकार दे देंगे, फिर तो ऐसी सी रिपोर्ट बना देंगे कि समस्या हो सकती है। और इसीलिए अनुच्छेद 23 और 24 अनुच्छेद 29 और 30 दोस्तों ये सब केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि कोई अफगानिस्तान का व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाए, अच्छा अफगानिस्तान में वार चलने लगा, हमारे यहाँ लोग रुक गए, अब वो कहें भैया हमें भी ना अल्पसंख्यक है, हम भी अल्पसंख्यक हैं, हमें हमसे सुविधा दो, नहीं। और इतना ही नहीं, अनुच्छेद 15 भी केवल नागरिकों के लिए है। तो दोस्तों नागरिक होने का, और यही आप देखोगे फंडामेंटल राइट के मर्म तो यहीं पे हैं, 29 है, 30 है, 19 है। अरे भाई जीवन का अधिकार तो सबको हम देंगे, अनुच्छेद 14 सबको देंगे। लेकिन अगर कोई नागरिक कह रहा है कि भाई हमारे साथ भी राज्य धर्म जाति लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो अनुच्छेद 15 उसको उपलब्ध नहीं होगा, केवल नागरिकों को। अगर सोच के देखिए नागरिक होने का फायदा क्या है, बड़े बड़े पदों पे जा सकते हैं। नागरिक होने का फायदा क्या है, हमें अधिकारों के सबसे महत्वपूर्ण भाग को एंजॉय करने को मिलता है, अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, लेकिन दोस्तों हकीकत है कि नागरिकता कैसे किया जाए, और हमारे संविधान निर्माता सच पूछे तो नागरिकता कोई अध्याय लिखने के मूड में थे नहीं। वो आज संविधान इतना बड़ा पहले हो गया था, और आज भी कहा जाता है नागरिकता की सारी बातें संसदीय विधि में है। नागरिकता को लिखना पड़ा क्योंकि हुआ क्या था, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो गया, उस बंटवारे के कारण ऐसी समस्या आई कि संविधान निर्माताओं को नागरिकता का भी एक अध्याय जोड़ देना पड़ा, अन्यथा। और आज भी आप देखोगे नागरिकता की ज़्यादातर बातें संसदीय अधिनियम से हैं। अब संविधान में कुल मिला के संविधान में 5 से 11 अनुच्छेद की बात की गई है, तो 5 से 11 अनुच्छेद में कोई बात बनती नहीं। और अगर आप पूछोगे, मैं आपसे दोस्तों पूछो, बताओ आप कैसे नागरिक हो, हम कैसे नागरिक हैं, इसका उत्तर संविधान नहीं देता। फिर आप कहोगे कि संविधान किसकी नागरिकता की बात करता है, तो अब जरा संविधान पर आ जाए, इतने फायदे हैं। इसे दोस्तों विदेशी होना और देसी होना बड़े फायदे हैं, नागरिक होना और प्रजा होना। तो प्रजा होना दोस्तों इसका मतलब हम राजा महाराजा के अधीन थे, हमारे समान अधिकार नहीं थे। और नागरिक होने का मतलब सब लोग नागरिक हैं, उसमें कोई राजा प्रजा वाली बात नहीं रही। इसे सार्वभौमिक मताधिकार कैसे मिला, क्योंकि सब लोग नागरिक हैं। ये परिवर्तन, ये क्रांति ही तो है। अच्छा, अब संविधान में नागरिकता की बात कहाँ रही है? संविधान में दोस्तों केवल उन लोगों की नागरिकता, हमारी आपकी नागरिकता की बात नहीं की गई है। संविधान में केवल उन लोगों की नागरिकता की बात की गई है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक होंगे, संविधान लागू होने के दिन। वैसे नागरिकता का प्रावधान फोर्स में आ गया 26 नवंबर 1949 से ही, लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि वही लोग नागरिक होंगे जो 26 जनवरी 1950। तो आप कहेंगे सर उसके मतलब हम लोग तो 26 जनवरी 1950 को पैदा नहीं थे, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन से लोग नागरिक होंगे, ये संविधान कहता है। तो हमारी आपकी नागरिकता कैसे तय होगी? हमारी आपकी नागरिकता तय होगी संसदीय अधिनियम 1955, वो संविधान में नहीं है। इसलिए दोस्तों हमने कहा संविधान में तो बहुत व्यापक बात है ही नहीं, और 5 से 11 अनुच्छेद में तो कोई बात हो नहीं सकती। अब आप देखोगे संविधान में किन लोगों की नागरिकता की बात कर दी गई?
26 जनवरी किसको नागरिकता दी जाए, तो हमारा संविधान मानता है कि देखो दोस्तों, अधिवास के आधार पर नागरिकता, हमारे संविधान में नागरिकता का मूल आधार अधिवास है, डोमिसाइल है। जन्म सेकेंडरी है। अब देखो, यहाँ पे हमारे संविधान निर्माता बड़े उदारवादी थे। हमारे यहाँ तो अधिवास को मूल बनाया गया। अधिवास का मतलब दोस्तों हमारा परमानेंट एड्रेस। भाई दो जगह हम रहते हैं, एक इसे निवास और अधिवास में अंतर है, रेजिडेंस और डोमिसाइल में अंतर है। अच्छा, डोमिसाइल का मतलब जहाँ हमें स्थायी रहना चाहे, इसीलिए कई बार पूछा भी जाता है आपका स्थायी पता क्या है, तो डोमिसाइल की मांग की जा रही है। और कहा भी जाता है व्यक्ति का स्थायी पता एक ही हो सकता है, रेजिडेंस अलग अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस के सिलसिले में पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकता है। शिक्षा के मामले में जो बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो भाई ठीक है, पढ़ तो रहे यूनिवर्सिटी में, उनका एक परमानेंट एड्रेस तो है। हाँ, कई बार आज की दुनिया में ऐसा संभव है कि एक हमारा डोमिसाइल हो जहाँ हम पैदा हुए हों, एक हमारा डोमिसाइल हो जो हमने चूज़ किया है, ऐसा हो सकता है। पैदा हुए पता चला झुमरी तलैया में, झारखंड में, और चूज़ कर लिया बेंगलुरु, तो इसे कहते हैं कि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन और डोमिसाइल ऑफ चॉइस। तो डोमिसाइल दोनों हो सकती है, लेकिन हमारे संविधान में नागरिकता का बड़ा आधार डोमिसाइल को बनाया गया, बर्थ को नहीं। ये तो बर्थ भी एक आधार है, लेकिन प्राथमिक आधार क्या है? डोमिसाइल। और इसलिए अब संविधान में आप देखोगे तो आप जानते हो 26 जनवरी 1950 के आसपास हमारे यहाँ पुर्तगाली भी थे। तो जब हम ये हुआ कि नागरिकता देना है, तो भाई दिया किसको जाए? पाकिस्तान से भी आने वाले लोग थे, और म्यांमार, उधर श्रीलंका से भी आने वाले लोग थे। तो भारत में जब ये हुआ कि नागरिक किसको कहा जाए 26 जनवरी 1950 को, तो एक चैलेंज तो था। और हमारे ही देश के कई अधिकारी बाहर तैनात थे। तो भाई नागरिकता हम कैसे दें? तो संविधान में जो बात लिखी गई, उसमें कहा गया कि पहला लिखा गया, संविधान में कहा गया कि जो व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत में अधिवास कर रहा है, डोमिसाइल है एवं पैदा हुआ है। पहले डोमिसाइल की बात की गई, दूसरा पैदा हुआ। दूसरा, जो भारत में अधिवास कर रहा है, जो भारत में अधिवास कर रहा है लेकिन पैदा नहीं हुआ है। अधिवास तो कर रहा है अब, लेकिन पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब है कहाँ पैदा हुआ होगा? श्रीलंका में। कहाँ पैदा हुआ होगा? लेकिन पैदा नहीं, बॉर्न नहीं है, पैदा नहीं हुआ है। भारत में अधिवास कर रहा है लेकिन पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब पैदा कहीं और हुआ है। क्योंकि आप देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ जब भारत देश आज़ादी मिली तो लोग श्रीलंका से लेके, म्यांमार से लेके, तो कई जगह से लोग आ रहे थे, तो उनके लिए भी इंतजाम तो करना ही था। तो ऐसे लोग जो भारत में अधिवास तो कर रहे थे, यानी 2-4 साल पहले भारत में आ गए, लेकिन पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि पैदा कहीं और हो गए, श्रीलंका से लेके म्यांमार कहीं पैदा हुए हो, परंतु उनके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, उनके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, उनके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। दूसरी बात, तीसरा, अब सवाल है, तीसरा है, जो तीसरा कैटेगरी है, भारत में अधिवास कर रहा है, भारत में अधिवास कर रहा है लेकिन भारत में पैदा नहीं हुआ है। पैदा नहीं हुआ है और न ही उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हैं।
नहीं उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हैं। अब जरा सोच के देखो, यानी तीनों कंडीशन में एक बात है, अधिवास तीनों में फैक्टर है। अधिवास, यहाँ भी अधिवास है, यहाँ भी अधिवास है, यहाँ भी अधिवास है। इसका मतलब है पहला अधिवास भी कर रहा है, पैदा भी हुआ है, अधिवास कर रहा है लेकिन उसके माता पिता में कोई एक पैदा हुआ है। तो मान लो श्रीलंका से कोई आ गया, कोई म्यांमार से आ गया, ये इसको दे दी गई नागरिकता। और ये दूसरे थे जो अधिवास कर रहे हैं, न वो पैदा हुए थे न उनके माता पिता में कोई पैदा हुआ था। ये प्रावधान कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के लिए, फ्रेंच के लिए रखा गया था, इसलिए इनको भी नागरिकता दे दी गई। लेकिन कम से कम 26 जनवरी 1950 के पहले, संविधान लागू होने के पहले 4-5 साल पहले से वो भारत में रह रहे हो। लास्ट एक कंडीशन है जहां अधिवास की बात नहीं मानी गई है। एक लास्ट कंडीशन है जहां अधिवास की बात को इनकार किया गया है। और लास्ट कंडीशन कौन सी है कि मान लो कि कोई व्यक्ति भारत में पैदा न हुआ हो, भारत में लास्ट में कैसा है जहां अधिवास की बात नहीं मानी गई है, कोई व्यक्ति भारत में अधिवास न कर रहा हो और न ही भारत में पैदा हुआ हो। परंतु उसके माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक है। और ये किसके लिए था? जो आईएफएस ऑफिसर थे, विदेश सेवा के ऑफिसर थे, वो कहीं पोस्ट में चले गए थे। मान लो कोई आईएफएस ऑफिसर है, अब उसके बच्चे अमेरिका पैदा हुए, तो न तो भारत में अधिवास कर रहा था, अधिवास हमें 26 जनवरी 1950 को अधिवास अमेरिका में कर रहा था, और भारत में पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके माता पिता में कोई भारत में पैदा हुआ था, से भारत के नागरिक थे, लिहाजा इनको भी नागरिकता दे दी गई। तो अन्यथा देखोगे हर जगह अधिवास एक कॉमन फैक्टर था। ये पुर्तगालियों के लिए था, ये श्रीलंका या म्यांमार, बर्मा से जो लोग आएंगे तो उनके लिए था, ये इधर तो भारत में रह रहे थे उनके लिए था। और ये जो आईएफएस ऑफिसर, विदेश सेवा के ऑफिसर होंगे, तो स्वाभाविक रूप में जो अमेरिका में रह रहा है वो भारत में तो नहीं रहेगा, फिर उसे नागरिकता दे दी गई। लास्ट वाली बात पाकिस्तान से आई। तो इतने श्रेणी के लोग हैं जिन्हें 26 जनवरी 1950 को नागरिकता दी गई। अब मामला फंसा पाकिस्तान से। अब जरा देखिए, अब संविधान में कहा गया कि पहला 2 श्रेणी के लोग थे। एक, मार्च 1947 के पहले भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, और पुनः भारत वापस आ गए, इनकी नागरिकता की बात की गई। लेकिन आपको ध्यान रखने की है, इनमें से शर्त ये थी, इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में कोई एक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में पैदा हुआ हो। और भारत का नागरिक हो, ये शर्त रख दी गई थी। और आप याद रखो, जब भारत का विभाजन हुआ तो कई लोग सांप्रदायिक दंगे के भी कारण चले गए। अच्छा, कई लोग तो बड़े होशियार थे, जब उन्होंने देखा, जरा माहौल देखा जाके उधर, कई लोग तो ऐसे थे, उधर गए, बैंक का लोन लेके इधर चले आए, और बैंक वाले ढूंढ रहे भैया गए कहाँ, पता चला तो आगे इंडिया से गए पाकिस्तान, वहाँ बैंकों का लोन लेके फिर आ गए इंडिया, बस गए यहाँ पे। तो दोस्तों, होशियार लोगों कभी कमी नहीं रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग सांप्रदायिक दंगे के भी भय कारण चले गए थे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भारत आज़ाद हुआ तो फिर भारत वापस आना चाहते थे। जो 1947 के पहले भारत से पाकिस्तान गए हो लेकिन फिर भारत वापस आ गए हों, तो सवाल है कब के पहले वापस आ गए हों, दूसरी बात। तो फिर इसमें यह रखा गया,
वे अभी किस डेट के पहले वापस आ गए हों, तो कहा गया ये कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए हो। लेकिन दूसरी शर्त यहां भी रहेगी कि दूसरी शर्त उनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी में से कोई एक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से भारत में पैदा हुआ हो। ये कंडीशन यहाँ भी लागू होगी। लेकिन पाकिस्तान से आने वाला कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1940 के पहले भारत आया हो। अब स्वाभाविक रूप में कट ऑफ डेट तो रखनी थी, तो हमने रख दिया 19 जुलाई 1948। आप कहेंगे सर मान लो कि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आए, तो क्योंकि 26 जनवरी हमारा संविधान तो नागरिकता की बात कर रहा है, 26 जनवरी 1950 को आएंगे, उनकी भी नागरिकता की बात कर रहा है। इसका लॉजिकल मतलब है कि 19 जुलाई 1948 के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले होना चाहिए। आप कहेंगे दोनों में कोई अंतर था, तो दोनों में एक अंतर था, जो 19 जुलाई 1948 के पहले आएंगे, लेकिन दूसरी शर्त पूरी होनी चाहिए कि माता पिता, दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार। लेकिन आप याद रखो, ये भी शर्त होनी चाहिए कि वो भारत आ गए हों। और 26 जनवरी अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 19 जुलाई 1940 के पहले आएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। और उसमें देखो दोस्तों, बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी। अब समस्याएं कैसे उत्पन्न हो गई थी? अब मान लो कोई बच्चा है भटक गया, तो उसको नागरिकता कैसे दीजिए? अब वो अपने माता पिता, दादा दादी को प्रमाण दे ही नहीं पा रहा था, तो देश के विभाजन के साथ बड़ी त्रासदी हुई। अब मान लो कोई पति है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ऐसी भी समस्याएं बहुत गंभीर किस्म की आई थी कि हम कैसे नागरिकता लोगों को दें, तो ऐसे लोगों को फिर कैंप में रखा गया। बच्चों महिलाओं की समस्याएं तो बड़ी भयंकर आई थी। यह भी सवाल है कि नागरिकता के प्रमाण पत्र देने के लिए जो कागजात उनके पास कुछ थे ही नहीं, क्योंकि वो कागजात या तो उनके पति के पास थे या पिता के पास थे, दोनों कंडीशन में नहीं थे। इसलिए देश के विभाजन में जो तकलीफ तो आम लोगों ने देखी और बड़ी तकलीफें हुई दोस्तों। लेकिन ये संविधान ने हमारा इसीलिए नागरिकता का अध्याय रखा, अन्यथा अध्याय रखा नहीं जाता। लेकिन फिर संविधान में कह दिया गया कि अब 26 जनवरी 1950 की नागरिकता की बात तो हो गई, उसके बाद की नागरिकता कैसे तय होगी? संसदीय अधिनियम। उसके बाद क्या बनाया गया? संसदीय अधिनियम 1955। इसका मतलब है स्वतंत्र भारत में नागरिकता के मूल प्रावधान संसदीय अधिनियम 1955 से गवर्न होते हैं, संविधान से नहीं। हाँ, क्योंकि संविधान ने इजाजत दे दी कि संसद इसके बारे में विधि का निर्माण कर दे, तो सारे प्रावधान तो संविधान ने प्रारूप रख दिया था। और संसदीय अधिनियम के हिसाब से 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक भारत में कौन नागरिक माना जाएगा? तो बड़ी सिंपल सी बात थी। कैसे नागरिक होगा? पहला, भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति, भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति। हाँ, बस ये बात ध्यान रखने की है कि अब कोई अवैध घुसपैठी भारत में आ गया, उसका कोई संतान हो जाए, तो आप ये नहीं कहोगे भैया उसको भी नागरिकता दे दो। भारत पैदा होने वाले व्यक्ति, इसका मतलब है उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों। और कोई बांग्लादेश का अवैध घुसपैठी आ गया, तिब्बती का व्यक्ति आ गया, वो शरणार्थी है। अच्छा, शरणार्थी अवैध घुसपैठी में फ़र्क ये है, शरणार्थी का मतलब है जिसको कहीं प्रताड़ित किया जा रहा हो, हमने शरण दे दी हो। और घुसपैठी का मतलब जो बिना कागजात के भारत में आ गया हो, न उसके पास वीज़ा है न पासपोर्ट है, फिर भारत आ गया। तो पहला, भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति हो तो नागरिक बनी जाएगा। दूसरा, आप देखोगे जैसे हमारे सोनिया गांधी नागरिक बनी, पहला जन्म से, पैदा होने का मतलब है पहली नागरिकता जन्म से मिलेगी। दूसरा, अब सोनिया गांधी तो भारत में पैदा नहीं हुई थी, ये सोनिया गांधी को नागरिकता मिली रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण, ये अधिनियम में लिखा गया है। और पंजीकरण क्या कहता है? पहला जन्म है, दूसरा पंजीकरण है। यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी व्यक्ति के साथ विवाह करती है, कोई विदेशी महिला भारतीय नागरिक के साथ विवाह करती है, वो भारत आती है, तो बाकायदा भारत में रजिस्ट्रेशन कराकर, और ये भाई नागरिकता देने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, संघ सरकार को है। हमारे दोस्तों नागरिकता राज्य नहीं देता,
और राज्य की कोई नागरिकता ही नहीं है, इसे हमारे संघात्मक शासन नागरिकता एक है। यानी डोमिसाइल अलग अलग हो सकती है, नागरिकता नहीं। इसमें थोड़ा एक भाव रखने का प्रयास किया गया है जिसमें एकता बनी रहे। इसलिए भाषा संघात्मक ढांचे में भी हमने एकता बना रखी है। तो सोनिया गांधी को नागरिकता कैसे मिलेगी? इस 1955 के अधिनियम के हिसाब से पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो कोई भी विदेशी महिला जो भारतीय नागरिक के साथ विवाह करेगी उसको नागरिकता। मान लो नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, ये विदेशी महिलाएं हैं। अब कल किसी सौभाग्यशाली भारतीय के साथ विवाह कर लिया, उनको भी नागरिकता कैसे मिल जाएगी? उसको फिर गृह मंत्रालय संघ सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे नागरिकता के अध्ययन के बजाय इन्हीं पर उनका ध्यान चला गया होगा, तो अब इसकी चिंता मत करो। अच्छा, तीसरी बात, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हम अदनान सामी ने नागरिकता ले ली भारत की, पाकिस्तान के नागरिक। इन्होंने कैसे नागरिकता ली है? देशीकरण के आधार पर, नेचुरलाइजेशन। यह रजिस्ट्रेशन, यह है नेचुरलाइजेशन, देशीकरण। तो अदनान सामी नागरिकता कैसे ली? देशीकरण का मतलब दोस्तों होता नहीं कि आदमी देशज का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने भारत में 10-11 साल रह लिया और आपको लगता है भारत आपको पसंद आ गया। BBC के पत्रकार थे मार्क टूली, तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा संघ सरकार को। नागरिकता दोस्तों देना नहीं देना संघ सरकार का, हमें कोई राइट तो है नहीं कि नागरिकता को मिल जाएगी। तो अगर देशीकरण का मतलब कि आप भारत के बारे में जान गए हो, इसे अमेरिका वगैरह में तो नागरिकता के लिए एग्जाम देना पड़ता है कि भाई आप पॉलिटिकल सिस्टम को जानते हो, समाज को जानते हो, तभी तो नागरिक होंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि विदेशी, सोनिया गांधी भी बन सकती हैं। ऐसा हमारे नहीं कहा कि जन्म से भारतीय होगा वही नागरिक राष्ट्रपति बनेगा, जैसा अमेरिकी संविधान में है। तो देशीकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा अदनान सामी को नागरिकता मिल गई। अब मान लो एक और तरीका है कि इस समय कोई फ्रांस में भारत का राजदूत तैनात है, अब उसका बच्चा फ्रांस में पैदा हो, तब नागरिकता कैसे लेगा? यानी इसे कहते हैं अवजनन के आधार पर। अब किसी राजदूत के बच्चे को नागरिकता लेनी है, ये सब संसदीय अधिनियम 55 में लिखा गया है। तो कैसे लेगा? अवजनन के आधार पर, डिसेंट के आधार पर। यानी माता पिता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता लेना, ये है अवजन, ये है नेचुरलाइजेशन। या डिसेंट। और उसके बाद अगर कल के लिए भारतीय राज्य ने किसी, मान लो पीओके पर हमने नियंत्रण कर लिया कल के लिए, अगर भारतीय राज्य किसी भूभाग पर नियंत्रण कर लेता है तो उस भूभाग के सारे लोग भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो भारतीय राज्य किसी भूभाग पर नियंत्रण कर ले तो उस भूभाग में रहने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक बन जाएंगे, जैसे पीओके। तो हमारे संसदीय अधिनियम 1955 में नागरिकता लेने के ये आधार है: पंजीकरण, जन्म, अवजनन और किसी भूभाग में भारत का नियंत्रण। ये नागरिकता लेने का आधार है। लेकिन इसी अधिनियम में लिखा गया है नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो नागरिकता कैसे छीनी जाएगी? ये 3 आधार लिखा गया है। यानी पहला, नागरिकता का रिनंसिएशन, ये नागरिकता का परित्याग कर देना। फिर नागरिकता का टर्मिनेशन, समाप्त कर देना। दूसरा, डिप्राइवेशन, छीन लेना। नागरिकता समाप्त करने के हमारे यहां 3 तरीके हैं। तो कैसे? नागरिकता का परित्याग कर देना, टर्मिनेशन। अच्छा, परित्याग का मतलब है कि व्यक्ति स्वैच्छिक रूप में कह दे कि भैया हम नागरिक नहीं होंगे क्योंकि वो कहीं विदेश की नागरिकता ले लिया। और समाप्त का मतलब है जब कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाएगा तो भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेशन। डिप्राइवेशन का मतलब है जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। अगर किसी ने धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त कर रखी है, सरकार छीन लेगी। इसका मतलब है रिनंसिएशन, जो हमने छोड़ा, टर्मिनेट, जो हमें
हमें हमसे ले लिया गया। और छीनना दोस्तों अलग बात होती है। कोई हमसे कुछ छीन ले बड़ा खराब लगता है, और छीना इसलिए गया कि हमने धोखे से नागरिकता ली थी। तो संघ सरकार किसी को नागरिकता दे सकती है। तो इस अधिनियम के हिसाब से नागरिकता 3 तरीके से खत्म होगी। आपको मैं फिर बता दूं, जब मैं अधिनियम की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है नागरिकता लेने और ख़त्म करने के तरीकों का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में कह दिया गया है कि इसके बारे में संसद अधिनियम का निर्माण करेगी, और वही संसद आज तक करती है। अब देखो, ये अधिनियम की बात हो गई, लेने देने की बात हो गई। अब इसमें संशोधन कौन सा आया हमारे यहाँ? इस अधिनियम में 3 बड़े संशोधन हैं दोस्तों। वैसे तो आप देखोगे, हम वैसे तो इतनी छोटी छोटी बात अगर करें तो बड़े संशोधन हुए हैं। नागरिकता अधिनियम में 3 मेजर अमेंडमेंट है। 1955 में 3 मेजर अमेंडमेंट है, और पहला अमेंडमेंट किया गया 1986 में, दूसरा अमेंडमेंट किया गया 2003 में, तीसरा अमेंडमेंट है 2019 में। वैसे दोस्तों आप याद रखो, कई बार फैक्ट तो हमारे पास तमाम होते हैं। अब फैक्ट तो हमारे पास इतने हैं कि पता चला भाई एक एक प्रावधान पढ़ो तो नागरिकता में फिर एक एक अमेंडमेंट तो हमें देखना नहीं। इसलिए हम किसी भी चीज़ को पढ़ते समय एक मोटी चीज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें रिसर्च तो करना नहीं है कि भाई इतना, अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें विस्तार करेंगे तो मूल चीज़ फिर मिस हो जाती है। तो नागरिकता अधिनियम में 3 बड़े संशोधन किए गए हैं, और ये खास तौर पे दोस्तों समस्या हमारे यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में आई। अब पूर्वोत्तर राज्यों में तो आज भी आप देखो मणिपुर में समस्या मची हुई है। पूर्वोत्तर राज्य शुरू से प्रॉब्लम रहे हैं, खास तौर पे वहाँ बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठी आए, वो समस्या नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी समस्या रही है। इसलिए हमेशा, बल्कि राजीव गांधी थे तो बाकायदा वहाँ बोडो समझौता हुआ, बोडो एग्रीमेंट हुआ, और पूर्वोत्तर में हमेशा एक अलग अलग प्रॉब्लम आई। बोडो समझौता इसीलिए हुआ कि कम से कम इन असम से जो बाहरी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, क्योंकि बाहरी घुसपैठियों के आने से वहाँ पे बड़े झगड़े चल रहे हैं, ज़मीन से लेकर कल्चर से लेकर पॉलिटिकल सब झगड़ा चल रहा है। और इसमें फिर अमेंडमेंट क्या कर दिया गया, ऐसा कहा गया कि जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से 1966 के पहले आया है, जनवरी 1966 के पहले आया है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। जो जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच में आया है, उनके कागजात की जांच की जाएगी। और जो मार्च 1971 के बाद आया है उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। अन्यथा आप देखोगे, अच्छा कई बार इसलिए कहा भी जाता है कि केंद्रीकरण से बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई राज्यों की समस्या अलग है, और कई बार राज्य तो बड़ी आपत्ति करते हैं। राज्य कहते हैं भैया आप तो कह दोगे कि हम अभी भी, आप देखो बांग्लादेश से आए हुए चकमा शरणार्थी हैं, हमने अरुणाचल में बसा रखा है। तो अरुणाचल के लोग कहते हैं भैया क्या समझ रखा है, राता समझ रखा है, दिल्ली समझौता कर लोगे और हम अरुणाचल में बसा देंगे, हम बिल्कुल नहीं बसने देंगे। अब ये समस्या है, अभी नागरिकता अधिनियम में ये भी समस्या बार बार आ रही थी। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पूर्वोत्तर के लिए हमें पूर्वोत्तर राज्यों के अलग से प्रावधान करना पड़ा, असम के अलग से प्रावधान करना पड़ा, क्योंकि वहाँ की समस्याएं जटिल थी। इसलिए हमने कहा कि भाई देखो 1966 के पहले जो असम में आ चुके हैं कहीं से भी, उनको असम में रहने का अधिकार होगा। और ये समय था जब असम में प्रफुल्ल कुमार महंत की सरकार थी, एक यंग चीफ मिनिस्टर थे, और उसी बात पर आए थे, असम गण परिषद की पार्टी बनाई थी और 26-27 साल मुख्यमंत्री बन गए थे। नारा यही था बाहरियों को भागा की, लेकिन दोस्तों आज तक हो नहीं पाया। तो पॉलिटिक्स खूब चलती रहती है। तो कहा गया था 1966 से पहले लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, और जो 66 के बीच है उनको अब जांच की जाएगी कि उनके फर्जी तो नहीं है। अगर उनके सही कागजात पाए गए तो नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा बाहर कर दी जाएगी। लेकिन अब देखो जो आए दोस्तों का अपना कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड, अब यही तो कठिन है, मुश्किल, किसको पहचान करें, किसको बाहर करें। और 71 के बाद, जो मार्च 71 के बाद आए हैं उन्हें तो वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन कहाँ वापस भेजने से पाए। और बांग्लादेश के साथ संबंध की बात भी है, पहचानने की बात भी है, और बांग्लादेश में पहले से इतनी जनसंख्या है दोस्तों, कहाँ, वहाँ तो वैसे लोग मिला के बांग्लादेश की जनसंख्या अगर तो 1200 है, तो वहाँ कहाँ भेजोगे आप।
इसका मतलब ये संशोधन तो हमने किया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में आज भी कठिनाई है। इसे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा संशोधन हुआ 2003 में। 2003 में दोस्तों नया कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो ये नहीं सोच पाए थे कि देसी विदेशी के बीच अंतर ही खत्म हो जाएगा। और हमारे संविधान में तो कहा गया है कि यदि व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कमाल की बात है, जो भारत से IIT के लोग पढ़ के गए, IIM के लोग पढ़ के गए, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में धमाल मचा दिया। उसी में सुंदर पिचई, सत्य नाडेला ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा है। अब चूंकि हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान तो है नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन एक हमने गुंजाइश निकाली। क्योंकि दोस्तों उदारीकरण के ज़माने में कमाल का चेंज हो रहा है। आप एक ही परिवार का एक बच्चा भारतीय नागरिक है, दूसरा बच्चा अमेरिकी नागरिक है। ऐसा कैसे हो रहा है? अरे भाई, कोई भारतीय इंजीनियर अगर भारत से अमेरिका गया तो एक बच्चा वहाँ पहले भारत में था, दूसरा बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकी नागरिक बन गया। तो अब ऐसे ज़माने में दोस्तों उन लोगों को बुलाओ जिसको डॉलर पास है। दोस्तों अब डॉलर पास है तो स्वाभाविक रूप में आएंगे, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा, डॉलर का ही तो महत्व है। तो हमने एक संशोधन कर दिया। हमने कहा भाई देखो, एक होगा OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी समुद्र पार भारतीय। समुद्र पार भारतीय इसका मतलब है कि वे लोग जो 1950 में भारत के नागरिक हो सकते थे, भारत के नागरिक बनने के योग्य थे, या भारत के नागरिक थे, या भारत के नागरिक थे, लेकिन अब किसी दूसरे देश के नागरिक है। लेकिन अब किसके नागरिक हैं? वो अमेरिका के नागरिक हैं। अब यूरोप में किसी देश में इंग्लैंड के नागरिक हैं। आप याद रखो, वो लोग नहीं होंगे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जाएंगे। अरे पाकिस्तान वैसे भी दोस्तों बेहाल है। अरे हम अमेरिका के लोगों को बुलाना चाहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या अफगानिस्तान के लोग क्या आएंगे? फूटी कौड़ी तो है नहीं उनके पास। दोस्तों दुनियादारी का मामला है ये। इसलिए हमने कहा कि भाई 1950 में जो भारत के नागरिक थे, बनने के योग्य थे या भारत के नागरिक थे, दोनों कंडीशन में, लेकिन बाहर जाके बस गए, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका में। तो जो बाहर जाके बस गए तो उनको बाकायदा भारत में नागरिक की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। नागरिक की सारी सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब है उन्हें आजीवन भारत आने का अधिकार होगा, OCI कार्ड। क्योंकि आप याद रखो दोस्तों, कोई विदेशी भारत आना चाहे तो हमेशा वीज़ा और पासपोर्ट कुछ समय के लिए बनता है, हमेशा के लिए नहीं बनता। इसका मतलब है आज के डेट में कोई अमेरिका में रहने वाला भारतीय व्यक्ति जैसे सुंदर पिचई, अगर वो कभी भारत आना चाहे तो जब मर्जी तब आए, जितनी देर हो उतना दिन रहें, यहाँ किसी को पढ़ाएं, ज़मीन खरीद लें, सब कुछ कर लें। बस कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जो ये सब नागरिक की सुविधा का मतलब है, अभी भी इसे टेक्निकली दोहरी नागरिकता का विचार नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अब आप कहोगे सुंदर पिचई, सर ये बताओ सुंदर पिचई कल के लिए भारत का राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकते? नहीं। क्योंकि दोस्तों ये OCI है, NRI नहीं है। NRI का मतलब होता है वो भारतीय जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में शिक्षा के लिए या पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए गए हैं। 182 दिन से ज़्यादा विदेशों में रह रहे हैं लेकिन हैं भारतीय नागरिक, वो NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये क्या है? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। भारत के नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक हैं। भारत के पासपोर्ट होल्डर नहीं है, विदेशी पासपोर्ट होल्डर हैं। लेकिन भारत से कभी रिश्ता था, इसलिए हमको इमोशनल कर रहे। चिट्ठी आई है दोस्तों, वापस आओ जाओ, एक बार इंडिया देख लो। क्योंकि जब छोड़ के गए थे तो इंडिया कैसा था, आज इंडिया कैसा है, और आओ थोड़ा डॉलर लेके आओ। कहने का मतलब ये है इन्हें सारी नागरिक सुविधा दी जाएगी। यानी ये संपत्ति खरीद सकते हैं, इनको संपत्ति खरीदने, बस शिक्षा लेने की, आजीवन आने जाने की, यहाँ पे रहने की। क्योंकि जब कोई विदेशी आता है तो एक निश्चित सीमा तक रुक पाता है, उसके बाद फिर हम, एक होता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उसमें उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। और कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ जाए, 1 महीना लिखा हुआ है वीज़ा में और रह गया 31 दिन, 32 दिन, तो तुरंत उसकी पुलिस जांच कर लेगी। इसलिए हमने सारी सुविधा नागरिक की दे दी है। बस क्या सुविधा नहीं दी है? ये कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकते और संवैधानिक पदों पर नियुक्त नहीं होंगे। इन्हें मतदान का अधिकार में नहीं दिया है, याद रखिए। ये तो केवल नागरिक के लिए है। और कहा भी जाता है जब तक पॉलिटिकल राइट ना मिले कैसी नागरिकता।
इसलिए इसे दोहरी नागरिकता नहीं कहा जाता। सामान्य तरीके से हम आम भाषा में कह सकते हैं तीनों सारी संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, आने जाने का अधिकार सीमित है। बस सीमित क्या है, ये किसी संवैधानिक पद पर नियुक्ति होने की हैसियत नहीं रखेंगे, संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं होंगे और कृषि योग्य जमीन नहीं खरीदेंगे। बाकी जमीन खरीद सकते हैं, यानी हमारे यहाँ भूमि भी कमर्शियल लैंड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, यानी ये कहीं कमर्शियल लैंड खरीद सकते हैं, व्यवसाय के लिए निवेश कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे ISPT में परीक्षा आया था कि क्या विदेशी लोगों को भी भारत में संपत्ति का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार तो वही है, वो निवेश कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, लेकिन इन संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार उनको नहीं होगा, ये उनकी लिमिटेशन है। तो ये अधिनियम में बड़ा चेंज आया था 2003 में। तो दोस्तों भूमंडलीकरण के साथ साथ हमें भी चेंज करना पड़ा। अरे भूमंडलीकरण के बाद दोस्तों पहले देखो मैंने एक फिल्म देखी थी नदिया के पार जो 1982 की फिल्म थी। उसमें पूरा का पूरा फिल्म ही एक गांव के आसपास हो गई, गांव में फिल्म बाहर गई नहीं। अभी फिल्म देखो आधी शूटिंग हो रही है कनाडा में, आधी अमेरिका में, आधी इंडिया में, आधी गोवा में। कमाल की बात है। अरे ग्लोबलाइज दुनिया है ये। और फिर आप देखोगे अगला और अंतिम संशोधन किया गया 2019 में, जिस पर बड़ा विवाद है, उस पर। तो दोस्तों क्यों बड़ा विवाद है? क्योंकि इसमें कह दिया गया ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को नागरिकता दी जाएगी। बशर्ते ये 6 वर्ष तक भारत में निवास कर रहे हों, 6 वर्ष से अधिवास कर रहे हों, निवास कर रहे हों, और ये वर्ष 2014 के पहले, वर्ष 2014 के पहले इन देशों से आए हों। अब देखो ये अमेंडमेंट कर दिया गया। अब दोस्तों ने बड़ा बॉल मचा। अब बॉल मचने का कारण ये है, बात को सीधा शब्दों में कहा जाए, इसका मतलब है इन 3 देशों से जो गैर मुस्लिम आएंगे उनको हम नागरिकता दे देंगे। अब लोगों ये क्या कमाल की बात है यार, खाली मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। भाई इनको नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और इसका मतलब बाकी लोगों को दी जाएगी, गैर तो मुस्लिम को नहीं दी जाएगी। उससे बड़ा बॉल हो गया कि भारत पंथनिरपेक्ष देश है। अरे अनुच्छेद 14 में समाविधि के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 15 में कहा गया राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। सरकार से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो तुम, धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो? सरकार ने कहा ना भाई नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, क्योंकि इन देशों में जहाँ जहाँ से ये लोग आ रहे हैं यहाँ इस्लाम आधिकारिक धर्म है, यहाँ राज्य का धर्म इस्लाम है। इस्लाम के लोगों के साथ भेदभाव होगा नहीं, बाकी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसे बाकी लोग वहाँ प्रताड़ित है, इसलिए उनको नागरिकता दे रहे हैं। पहली बात विवाद है। तो अभी मामला अभी उच्चतम न्यायालय पड़ा हुआ है दोस्तों, इसलिए अभी भी ये अधिनियम बन गया है, लागू नहीं है। लागू होने के लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। दूसरी बात, अब 6 वर्ष में निवास कर रहे हो, सामान्यतः हमने अभी तक ये बना रखा है कि कोई व्यक्ति अगर नागरिक होगा तो उसे 1971 मार्च 1971 के पहले आना चाहिए और 11 वर्ष तक रहना चाहिए। अभी तक प्रावधान ये था, वो हमने काट के इनके लिए 6 वर्ष कर दिया। और 2014 से पहले, इसका मतलब है कि अब मार्च 1971 के बाद भी जो आएगा उसको हम नागरिकता दे देंगे। तो हमने कट ऑफ डेट कर दिया। और सवाल है कि जो इधर से आ रहा है वो बस रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में, और इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों ने अलग विरोध किया। इस अधिनियम का विरोध पूर्वोत्तर राज्यों ने किया कि भैया हमारे लिए कहाँ बसाओगे? पूर्वोत्तर राज्यों से कहा गया बाहर का आदमी कौन है? अरे उनका यूपी बिहार सब बाहर, यूपी बिहार बांग्लादेशी। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो दोस्तों अगर उनसे पूछेंगे बाहर कौन, उनका बंगाली ही बाहरी।
अभी कमाल का डिवीज़न है इंडिया में। नहीं, असम से पूछोगे तो कहेगा बंगाली बाहरी, असम से पूछोगे कि उत्तर प्रदेश बिहार का आदमी बाहरी, केवल बांग्लादेश बाहरी नहीं है। बाकी दिल्ली में सुनोगे तो क्या कहे, बाहरी का मतलब बांग्लादेशी। अब सवाल है कि जब इनको नागरिकता दोगे तो बस तो रहे हैं असम में, तो फिर ये समस्या उत्पन्न हुई कि भैया आपने यहाँ बोडो समझौते के तो धज्जियाँ उड़ा दी। बोडो समझौते में कहा गया था बाहरियों को आप हटाओगे, और यहाँ तो बाहरियों को आप आने दे रहे हो, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो कहते हैं भाई हमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, हमें बाहरी से मतलब है, क्योंकि वहाँ जनजातीय कल्चर है, भूभाग की समस्या है। तो इसलिए इस नागरिकता के संशोधन पर विवाद है तीनों पॉइंट को लेकर। और दोस्तों अब ये विवाद चल रहा है, लेकिन फिर भी नागरिकता के सारे प्रावधान यही है, नागरिकता के सारे प्रावधान यही है। इसी के साथ हमारा पॉलिटी का टॉपिक फिर खत्म हो गया है। अब कल आपका फिर एक डाउट सेशन होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई सब कॉन्क्रीट समस्या अगर आप लाएंगे तो फिर कई बार तो आप ऐसे सवाल पूछते हैं हमने जो पहले बता रखे हैं, तो एक बार पढ़ के भी आइए, फिर समस्या पूछिए, कोई क्वेश्चन लिखवाना हो क्वेश्चन लिखना हो। अच्छा, डाउट का मतलब होता है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, कोई तभी डाउट का बात, अब ऐसे तो बड़ी फिर कहानी बन जाती है। लेकिन तो आज हमारी क्लास खत्म हो गई पॉलिटी की, बाकी कल आपका एक डाउट क्लास होगा, कल डाउट क्लास 11:30 से ही होगा, तो डाउट क्लास में आप बात आ जाना। आज के लिए इतना है दोस्तों, नमस्कार।